नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में, जो कि लेकर के आया यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज की एक दमदार सीरीज। इस सीरीज में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, वो भी कैसे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज पिछले सालों में पूछ चुके हैं। अप्रॉक्स 30 ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी वगैरह सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी एंशियंट हिस्ट्री हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट अप्रॉक्स 30 ईयर्स में यूपी पीसीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं हमने। ये वीडियो 7 पार्ट में आया है एंशियंट हिस्ट्री का, और मतलब एक एक क्वेश्चन को आसान भाषा में एकदम इजी लैंग्वेज में करके उसको समझा गया है ट्रिक के साथ। अगर उस टॉपिक से अब आगे क्वेश्चंस आ जाता है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से उसे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम मेडुअल हिस्ट्री शुरू करते हैं, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम मेडुअल हिस्ट्री को शुरू करते हैं, इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे सब आता रहेगा। मतलब पेपर के पहले सारे पीवाईक्यूज आप यहाँ से रिविजन कर लेंगे, जिससे आपको एक अच्छा खासा आपका जो बेसिक होगा वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेडुअल हिस्ट्री का क्या है? मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। भारत पर मुस्लिम्स का इन्वेजन। देखते हैं इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलबरूनी इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे दिया है, अलबरूनी के बारे में पूछ रहा है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अलबरूनी के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें ये बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ही वॉज सेक्युलर ऑथर। ये स्टेटमेंट ही गलत है। चलो मान लो अगर आपको नहीं पता है तो आगे देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। हाँ, स्टैटिक पोर्शन में ये सब डायरेक्ट दिया हुआ है। अलबरूनी जो है इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे थे, मतलब जो भी वो राइटिंग किए थे उसमें इंडिया से के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, और इंडिया से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर के वो लिखे, ठीक है। ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, ये भी सही है। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट थे, ये भी सही है। ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी दोनों के एक्सपर्ट थे अलबरूनी। तो ये तीनों स्टेटमेंट अलबरूनी के बारे में सही है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ही वॉज अ सेक्युलर ऑथर, ये गलत है। देखो, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अलबरूनी सेक्युलर ऑथर नहीं थे। स्पेशली जो इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट था उसको इन्होंने कहीं भी अपने राइटिंग में कहीं भी उसको हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलबरूनी सेक्युलर ऑथर नहीं थे। ये आंसर होगा इसका। देखो, ही वॉज अ सेक्युलर ऑथर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अलबरूनी सेक्युलर ऑथर नहीं थे, ठीक। चलो, Al-Biruni was born in AD 973 in the territory of Khwarizm, now called Khiva, in Central Asia. Central Asia में इनका जन्म हुआ था। ये सेक्युलर राइटर नहीं थे, because Al-Biruni never gave any sympathetic reference to the contemporary events of Somnath Temple, which are raided by महमूद ऑफ गजनी। यहीं से क्लियर हो गया। महमूद गजनी सोमनाथ टेम्पल पे इतनी बार रेड किया था, तो उसको लेकर के इनकी राइटिंग में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है, सिंपैथेटिक रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो यहीं से क्लियर होता है कि अलबरूनी एक सेक्युलर राइटर नहीं थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर क्वाइंस विथ संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। कह रहा है इनमें से कौन ऐसा क्वाइन इशू किया था, कौन ऐसा सिल्वर क्वाइन इशू किया था जिसपे एक साइड संस्कृत लीजेंड इंस्क्रिप्टेड थे। सिल्वर क्वाइन पे एक साइड संस्कृत लीजेंड थे, इनमें से कौन ऐसा क्वाइन इशू किया था, बताइए। महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने सिल्वर क्वाइन इशू किया था, जिसपे क्या था, एक साइड अरेबिक में लिखा हुआ था और दूसरे साइड संस्कृत लीजेंड इंस्क्रिप्टेड थे, ठीक है। आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। महमूद ऑफ गजनी, अरेबिक और संस्कृत इंस्क्रिप्शन दोनों साइड था, एक साइड अरेबिक एक साइड संस्कृत, ठीक है। ध्यान रखिएगा महमूद गजनी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। कह रहा है इनमें से कौन सा रूलर 1192 मतलब 1192 में नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया था। इनमें से कौन सा रूलर जो कि सेंट्रल एशिया से था, उसने 1192 में नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया था। 1192 में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, कौन सा बताइए। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। क्या हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन।
1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इनकी यही सबसे बड़ी गलती थी, वो जीत गए थे, उसके बाद वैसे छोड़ दिए, ठीक है। और फिर साल भर बाद ही मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इनसे रिवेंज लेने के लिए, मतलब कि इनसे बदला लेने के लिए फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन किया, और जिसमें क्या किया, नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर कर लिया। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी हार गए, और यहाँ से मुस्लिम रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल था, बैटल ऑफ तराइन, जहाँ से इंडिया में, भारत में मुस्लिम रूल यहाँ से शुरू हो गया। तो 1192 में कौन सा इसमें से रूलर नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया था? सी, सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। देखो, ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो हमने पीछे डिस्कस किया, पृथ्वीराज चौहान वाला। सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था जिसमें हारे थे, और यहाँ से मुस्लिम रूल भारत में स्टार्ट हुआ था। इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, ये कह रहा है मोहम्मद गोरी जयचंद को इनमें से किस बैटल में हराए थे? तो देखो, मोहम्मद गोरी एंट्री कैसे किए, 1192 में एंट्री किए थे पृथ्वीराज को हरा करके, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद ही ये जयचंद से लड़ाई किए होंगे। तो अब देखो, आपके पास 50-50 दोनों में से अगर थोड़ा भी आपको पता होगा तब तो आप डायरेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो यहाँ पे दोनों में से एक मार्क करेंगे तो आपके सही होने के चांसेस 50% है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जयचंद के साथ मोहम्मद गोरी की लड़ाई बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में हुई थी। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है। इस बैटल में क्या हुआ था, जयचंद की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक। तो इसका आंसर सी होगा, बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद गोरी जीत गया था। देखो, ठीक है, बैंक ऑफ यमुना रिवर पर हुआ भी था ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। भारत में किस बैटल के बाद मुस्लिम डोमिनेशन शुरू हुआ? अभी हमने पीछे देखा, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। विथ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार, कह रहे मोहम्मद गोरी का कौन सा स्लेव बंगाल और बिहार को कॉन्कर्ड कर लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो, मोहम्मद गोरी का एक मिलिट्री जनरल था, कौन? बख्तियार खलजी, जो कि ईस्टर्न इंडिया में रेड किया था और वहाँ के बहुत सारे स्टेट्स को कॉन्कर किया था। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल बिहार है, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी, इसका आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का मिलिट्री जनरल था, जो कि ईस्टर्न इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को कॉन्कर किया था, जैसे कि बंगाल और बिहार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी एंड ऐबक डिड नॉट इवन थिंक ऑफ कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल। मोहम्मद गोरी और ऐबक ये इधर ही रह गए थे, नॉर्थ इंडिया के साइड ये लोग रह गए थे, ये लोग आगे नहीं बढ़े थे। दिस टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड बाई देयर ऑर्डनरी स्लेव इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खलजी। इतना बड़ा नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, बख्तियार खलजी ने ईस्टर्न स्टेट्स लाइक कि बंगाल बिहार को कॉन्कर्ड किया था, ठीक है। चलिए, अब हमारा शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला कौन सी डायनेस्टी? आपको पता है 5 डायनेस्टीज हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को हम देखते हैं, कौन कौन सी डायनेस्टी है, ये रिवीजन करवाना पड़ेगा क्या? चलिए देख लीजिए आप लोग। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर यहाँ पे मुगल रूल स्टार्ट किए थे। तो पहले हम इन 5 पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से है? स्लेव डायनेस्टी से है। चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बताइए, कितना आसान है ये सब। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए थे और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, स्लेव जिसको ममलुक कहा जाता है, ममलुक भी, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। 5 अनरिलेटेड डायनेस्टीज हैं दिल्ली सल्तनत में, जो कि अभी पीछे हमने देखा है। सेकंड देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। कह रहा है इन चारों में से
कौन कुतुब मीनार बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब कुतुब मीनार बिल्डिंग बनवाने में, रेनोवेशन करवाने से रिलेटेड नहीं है। तो देखो कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 5 स्टोरीज में है, 2 स्टोरीज ये बनवाए थे, फिर इनकी डेथ हो गई। बाकी कंप्लीट कौन करवाया था? इनके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर क्या हुआ, ये लाइटिंग वगैरह मतलब जो बिजली उजली चमकती है उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन खराब हो गया था, ठीक है, डैमेज हो गया था। तो उसका रिनोवेशन करवाए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें से गयासुद्दीन तुगलक ऐसे हैं जो कि कुतुब मीनार बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, इनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। देखो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? कह रहा है इनमें से जो कैपिटल है वो दिल्ली कौन कर दिया था? बताइए। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पहले क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से रूल कर रहे थे? लाहौर से। लाहौर से पूरे भारत में रूल करना सही नहीं था, मतलब वहाँ से सुटेबल नहीं पड़ रहा था, सही नहीं पड़ रहा था। इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से थोड़ा आगे आकर के दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर लिया। अब दिल्ली सेंटर पड़ गया और बहुत सारे एरिया इस यहाँ मतलब यहाँ बैठ करके बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया जा सकता है। यही सब सोचते हुए इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल को ट्रांसफ़र करके दिल्ली किया था, ठीक है। देखो इल्तुतमिश, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coin and declared Delhi as the capital of his empire? देखो यहाँ स्टेटमेंट तो 2 दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो किंग है वो रेगुलर कॉइन इशू किया, और दिल्ली को कैपिटल भी बनाया। तो दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया? इल्तुतमिश। अगर आपको एक के ही बारे में पता होगा, इल्तुतमिश, तो आप दोनों स्टेटमेंट में अगर एक भी आपको पता होगा तो आंसर आप मार्क कर लेंगे आसानी से। आंसर इसका बी होगा। देखो इल्तुतमिश, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ सल्तनत वाज फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली? वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, किसने कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया? इल्तुतमिश, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? आप देखो दिल्ली, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है। पीवाईक्यूज की रेलेवेंसी समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछता है। तो कह रहा है दिल्ली से कौन सा पहला मुस्लिम रूलर हुआ जो दिल्ली से रूल किया? तो इल्तुतमिश ने, क्योंकि उन्होंने ही तो ट्रांसफ़र किया था, लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किए थे, दिल्ली से रूल वही करना शुरू किए थे। तो आंसर इसका इल्तुतमिश, ठीक है। ये क्या कह रहा है? हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव? स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को। क्यों? देखो गोरी के स्लेव कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के स्लेव कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये इनके गोरी के स्लेव ऐबक, ऐबक के स्लेव इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, ठीक। देखो इल्तुतमिश स्लेव ऑफ स्लेव, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का स्लेव था और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था? इल्तुतमिश थे, इसीलिए उन्हें स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। ये क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ मेडुअल इंडिया? कितना आसान है ये सब, स्टैटिक क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। मेडुअल इंडिया की पहली विमेन रूलर रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे बट कोई भी केपेबल रूलर नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान को अपना हेयर बना लिया था, ठीक है। रजिया सुल्तान, ठीक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान? ये कह रहा है भारत में कौन दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था जब चंगेज खान था? मंगोल लीडर चंगेज खान के साथ कौन था? साथ इन द सेंस कि जब चंगेज खान रूल कर रहा था अपना मंगोल एरिया में, तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का कौन सा रूलर था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ? चंगेज़ खान जब मंगोल एरिया में अपना रूल कर रहा था, धीरे धीरे करके वो अपना चारों तरफ फैला रहा था, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में कौन रूल कर रहा था? तो मतलब दिल्ली सल्तनत का कौन सा रूलर था? तो इल्तुतमिश थे, ठीक है। उस टाइम पे इल्तुतमिश थे। फिर चंगेज़ खान धीरे धीरे करके इंडस रिवर तक पहुँच भी गया था। इल्तुतमिश के ही टाइम पे चंगेज़ खान इंडस रिवर तक पहुँच भी गया था, बट वो एंटर नहीं कर पाया था, इल्तुतमिश ने रोक दिया था, ठीक है। देखो इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच रेन मंगोल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो पूछ लिया वही, किसके टाइम पे मंगोल्स पहली बार देखे गए इंडस रिवर पे? इल्तुतमिश के टाइम पे।
बट इल्तुतमिश ने रोक लिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वॉज, चंगेज खान का ओरिजिनल नेम तो तैमुजिन, चंगेज खान का ओरिजिनल नेम क्या था, तैमुजिन था, तैमुजिन। Genghis Khan was a Mongolian ruler who played a significant role in the Mongolian imperial expansion. The original name of Genghis Khan was Temujin और Temujin। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, कह रहा है इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन को फॉलो किया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी, मतलब कि खून और लोहा, नाम से ही लग रहा है कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है ना। तो बलबन ने ये पॉलिसी को फॉलो किया था। बलबन काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलर था, ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था, मतलब बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ठीक, इसने जो नोबल्स पावर चहलगानी वाला सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया था। चहलगानी वाला जो सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया था, जो 40 नोबल्स वाला था रजिया सुल्तान के टाइम में, और रजिया सुल्तान को हरा करके बलबन रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था। ठीक, देखो बलबन, it is said that Balban has adopted the policy of blood and iron. Main characteristics of the leadership of Balban was first divine right of king and second Sultan must be autocratic। देखो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, इसका इनका मानना था कि सुल्तान ऑटोक्रेटिक होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इनका क्या मानना था, ये क्या कहता था बलबन कि जो सुल्तान होता है, राजा होता है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, दुनिया अर्थ पे भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें बहुत क्रूरता से करता था। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, खिलजी डायनेस्टी। क्या है, खिलजी डायनेस्टी। अब इस पर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक एक करके। Whose army was defeated by army of Kakatiya ruler in 1303 at वारंगल, कह रहा है इनमें से किसकी आर्मी ककटिया रूलर्स के आर्मी द्वारा हरा दी गई थी। वारंगल में 1303 में किसकी आर्मी ककटिया रूलर्स के द्वारा हरा दी गई थी, मतलब कि किसके आर्मी को ककटिया रूलर ने हरा दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी जो थी उनको ककटिया रूलर ने हरा दिया था, कब, 1303 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ककटिया रूलर ने अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को हरा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी और बाकी जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह किया था, रिफॉर्म्स किया था बहुत ज़्यादा, मार्केट रिफॉर्म वगैरह वो सब सही था, बट ये समझो एक इनका डिमेरिट था। ठीक है, जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसका अगर एक भी डिमेरिट रहता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये समझो डिमेरिट था कि ककटिया रूलर ने इन्हें हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी पूरा राज करता था, काफ़ी चीज़ किया था, बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह किए थे, मार्केट रिफॉर्म्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था, मतलब बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, बट एक डिमेरिट जैसा कि मैंने बताया, ककटिया रूलर ने इन्हें 1303 में वारंगल में हरा दिया था। ठीक है, चलिए जी ये वही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस। अभी पीछे हमने देखा बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म वगैरह भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, तो ये क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया गया था वो कैसे था, वो सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए, अभी पीछे हमने देखा, और सारे मतलब नियर अबाउट 90% सक्सेसफुल, 90 या 99% सक्सेसफुल चीज़ रही है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस को लेकर के जो कंट्रोल वगैरह किए थे वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, आंसर सी होगा, बहुत सक्सेसफुल। लेड टू एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, नहीं, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस से मार्केट प्राइस का क्या, मार्केट में जो सामान है उसके प्राइस पे कंट्रोल किया ना, तो इसका एग्रीकल्चर प्रोग्रेस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे क्या कनेक्शन नहीं होगा। बेनिफिटेड ओनली नोबल्स कर्टियर्स, नहीं, ये सबको लेकर के ये काम किए थे। एलिनेटेड रूलर फ्रॉम मासेस, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा सी होगा, बहुत सक्सेसफुल। ठीक है, चलो, मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, कितना आसान है, क्या कह रहा है, मार्केट को कंट्रोल करना ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द मेडुअल इंडिया बिगिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो क्या कह रहा है, पीडीएस, अभी प्रेजेंट में जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो किस राजा ने शुरू करवाया था। देखो ये जो पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए था, मार्केट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए था। जो भी इसेंशियल ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो सिटीजन्स को, आर्मीज को, सबको फिक्स्ड प्राइस पे देना,
यही तो था, इसी से तो मार्केट पे पूरा कंट्रोल हो सकता था। तो ओवरऑल ये कहाँ से रिलेटेड हुआ, मार्केट से रिलेटेड हुआ, हुआ कि नहीं, मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड हुआ ना। मार्केट रिफॉर्म कौन लाया था, अलाउद्दीन खिलजी, आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो पीडीएस का मतलब तो आपको पता ही है, पीडीएस का मतलब जाने की जरूरत है नहीं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि पब्लिक सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन्स, आर्मी, सबको कोई भी चीज़ें जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं, ग्रेन्स वगैरह, वो फिक्स्ड प्राइस पर देना। ये सब किसने करवाया था, किस राजा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज फोर्स टू चार्ज घरी और हाउस टैक्स। ये कह रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान पहली बार घरी या हाउस टैक्स लेना शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 2 टैक्स स्टार्ट किया था, एक तो घरी, दूसरा चरी। घरी का मतलब हाउस टैक्स, तो इन्होंने हाउस टैक्स भी लेना शुरू किया था। चरी का मतलब ग्रेजिंग टैक्स ऑन कैटल, कैटल्स जहाँ पे ग्रेज करती थी, ग्रेजिंग टैक्स ऑन कैटल। ठीक है, तो घरी और चरी ये दोनों टैक्स किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। चरी का मतलब ग्रेजिंग ऑफ टैक्सेस, ग्रेजिंग टैक्स ऑन कैटल, कैटल जहाँ पे ग्रेज करती थी, मतलब चारा वारा खाती थी, वहाँ उस जमीन से मतलब जो भी ले जाता था वो टैक्स देता था, जो भी मतलब जानवरों को ले जाता था वहाँ पे खिलाता था वो टैक्स देता था। दूसरा घरी टैक्स जिसको हाउस टैक्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, चलो what was the boundary between the Delhi Sultanate and Mongols during the period of Alauddin Khilji after 1306 AD? दिल्ली सल्तनत जब अलाउद्दीन खिलजी थे तो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल्स के बीच, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में बाउंड्री क्या था, बाउंड्री क्या था, तो रावी रिवर उस टाइम पे बाउंड्री हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ठीक है, 1306 में मलिक कफूर क्या किए थे, मंगोल्स थोड़ा आगे तो आ गए थे बट अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही मलिक कफूर थे ना, तो मलिक कफूर ने मंगोल्स को पीछे ढकेला, रावी रिवर को बाउंड्री बना दिया, किसके किसके बीच में, दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक ये बाउंड्री भी चला था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, मंगोल्स थोड़ा अंदर आने की कोशिश किए थे बट अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर ने मिल करके मंगोल्स को पीछे कर दिया और रावी रिवर एक बाउंड्री लाइन बना लिया, किसके बीच में, दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रावी रिवर। ठीक, ये है वहाँ का एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा कहाँ से शुरू होगा, तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन शुरू होगा। तो 2 डायनेस्टी हमने कवर कर लिया, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और अब हम देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी पे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है, मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स। ये कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा लर्नड रूलर कौन थे, जिसको बहुत सारे ब्रांचेज में इंटरेस्ट था, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। तो सबसे ज़्यादा लर्नड रूलर मोहम्मद बिन तुगलक थे, मतलब ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे। ठीक है, लेकिन एक लक होता है ना, ये जो जो स्टेप लिए सारे स्टेप्स इनके फेल होते चले गए, जिनकी वजह से समझो ये मेन रीज़न रहे दिल्ली सल्तनत के धीरे धीरे करके डिक्लाइनेशन के। ठीक है, बट हाँ सबसे ज़्यादा लर्न रूलर ये थे और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी का भी काम कह सकते हैं इन्होंने ही किया था। मेनली 5 स्टेप्स ऐसा लिए थे जो बहुत ही ख़राब था। एक तो ट्रांसफ़र किए थे ये कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, और फिर दौलताबाद से दिल्ली आखिर इन्हें आना पड़ा क्योंकि ये स्टेप भी इनका ख़राब हो गया। रीज़न था दिल्ली से दौलताबाद जाने में बहुत से लोगों की डेथ हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और फाइनली दौलताबाद में ये लोग खुद को एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे थे और रिटर्न आना पड़ा इन्हें दिल्ली भी। ठीक है, टोकन करेंसी वगैरह का ये स्टेप लिए थे। टोकन करेंसी में क्या था कि इनके टाइम पे धीरे धीरे करके पैसे कम होने लगे, तो ये जो पेपर का जो वो था करेंसी वो बनवाना शुरू किए, जिसकी वजह से फ्रॉजरी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो ये भी स्टेप इनका ख़राब रहा। ऐसे ओवरऑल 5 स्टेप्स हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे और सारे के सारे ख़राब हो गए थे, बट सबसे ज़्यादा लर्न रूलर ये थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अमीर को ही डेल्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में दीवाने अमीर को ही किससे डील करता था, तो ये एग्रीकल्चर से डील करता था। ठीक है, किससे, ये एक अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है,
जिससे कि वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करे और एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें देखे। ठीक, तो दीवाने अमीर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, एग्रीकल्चर। देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, अभी जैसा हमने पीछे डिस्कस किया है कि दिल्ली से कहाँ पे अपना कैपिटल ट्रांसफर किए थे, दौलताबाद। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वॉज ऑर्डर्ड बाई, फिर से वही, मतलब समझो इधर उधर वर्ड करके क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद कौन अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, ये पहले थे। इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और लास्ट में कौन थे? मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट तुगलक रूलर कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ये भी हमने देख लिया। टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इनका एक सबसे बड़ा खराब स्टेप माना जा सकता है इनके लाइफ का। ठीक है, देखो असर्शन रीजन वाला, तो अब हम एक एक करके पहले असर्शन को देखते हैं क्या कह रहा है, फिर रीजन को देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? स्कीम ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। हाँ, ये बात तो सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी का स्कीम लॉन्च किया था, क्या वो अनसक्सेसफुल था? हाँ, वो अनसक्सेसफुल हो गया था। रीज़न क्या दे रहा है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू। हाँ, यही रीज़न था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का प्रॉपर, देखो स्टेटमेंट, ये जो दोनों स्टेटमेंट है इंडिविजुअली तो ये सही है कि MBT ने जो टोकन करेंसी वाला स्कीम था लॉन्च किया था वो अनसक्सेसफुल हुआ। हाँ, रीज़न क्योंकि जो उनका कंट्रोल था, करेंसी पे जो कंट्रोल होना चाहिए वो सही से नहीं कर पाए थे। तो इंडिविजुअली तो सही है और रीज़न असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा ए होगा। इंडिविजुअली दोनों सही है और रीज़न असर्शन को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, देखो, ठीक, वही जो 5 स्टेप्स हमने बताए थे, 5 मेन स्कीम लिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। एक द्वाब टैक्स लिया गया था, देवगिरी को कैपिटल वही दौलताबाद जो टर्न किए थे, टोकन करेंसी वाला, अटैच टू खुरासिन एंड फेल्ड कराचियल एक्सपेक्टेशन, ये 5 स्टेप्स इनके थे जो कि खराब हो गए थे। ठीक, चलिए, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इब्न बतूता भारत में जब आए थे तो उस टाइम पे किसका रेन चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इब्न बतूता जब भारत में आए थे तो उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक कर रहे थे। ठीक है, देखो, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, Who was the first सुल्तान टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली? ये कह रहा है दिल्ली सुल्तान, कौन पहला दिल्ली सुल्तान था जो कि हिंदू फेस्टिवल होली को भी सेलिब्रेट किया था, मतलब होली सेलिब्रेशन में पब्लिक में अपीयर हुआ था? तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, ये अभी जैसा पीछे हमने देखा कि काफ़ी लर्न थे, तो इनके अंदर ऐसा कोई वो नहीं था और ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। तो ये होली सेलिब्रेशन में पब्लिक गैदरिंग किए थे, मतलब पब्लिक में आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली में पार्टिसिपेट किए थे। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विथ रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल फॉर इनरिचिंग एग्रीकल्चर, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी? कह रहा है 14th सेंचुरी में कौन सा रूलर कैनाल डिग करवाया था, कैनाल बनवाया था, किस लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। 14th सेंचुरी में कौन सा रूलर कैनाल डिग करवाया था, कैनाल की खुदवाई करवाई थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गियासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे, इन्होंने कैनाल्स वगैरह को क्या करवाया था? डिग करवाया था। किस लिए? जिससे एग्रीकल्चर पर्पस में जो पानी वगैरह का यूज़ होता है, पानी का जो नीड होता है वो पूरा हो सके। ठीक है, देखो, गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी टुक नंबर ऑफ स्टेप टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स, ये बहुत सारा काम किए थे फार्मर्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसमें से एक ये भी था कि ये कैनाल्स वगैरह को डिग करवाए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लेविव्ड हक्के शर्ब और इरीगेशन टैक्स? कह रहे इनमें से कौन सा पहला दिल्ली सुल्तान था जो कि इरीगेशन टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, गियासुद्दीन तुगलक का इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीकल्चर को सही करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि कैनाल वगैरह बनवाए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मेनली 5 स्टेप लिए थे, सबके सब वेस्ट हो गया, बट हाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा लर्न रूलर ये थे। ठीक है, फिरोज तुगलक ये
टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते थे, ये काफ़ी क्रूर थे, समझो ऐसा। फिरोज तुगलक काफ़ी क्रूर टाइप के थे, तो ये टैक्स वैक्स खूब लेते थे। इरिगेशन टैक्स लिया करते थे, ठीक है, इरिगेशन टैक्स। चलो, बहुत सारे टैक्स लेते थे, सिर्फ इरिगेशन ही नहीं। विद सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ लिव्ड जिजिया ऑन ब्राह्मण्स, ये भी फिरोज तुगलक ने किया, जैसा कि हमने पीछे बताया ना, ये बहुत क्रूर हुआ करते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स पे जिजिया टैक्स भी यही लगाना शुरू किए थे फिरोज तुगलक, ठीक। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ही टुक अ नंबर ऑफ स्टेप टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। ओहो, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है गाइस, सॉरी, इसका आंसर होगा बी, फिरोज तुगलक, ठीक है। चलिए, विद सुल्तान ऑफ दिल्ली बॉट अशोकन पिलर टू दिल्ली, कह रहा है दिल्ली सुल्तान का कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अशोकन पिलर को दिल्ली ले आया। देखो, फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये इनको आर्ट आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो क्या किए थे, दो जगहों से अशोकन पिलर को दिल्ली मंगवा लिए थे। कहाँ कहाँ से, एक पिलर तो ये तोपरा जो अभी अंबाला एरिया है वहाँ पे था, वहाँ से एक पिलर ये दिल्ली मंगवा लिए थे और दिल्ली में उसको सेट करवाए, और दूसरा मेरठ से मंगवाए थे, मेरठ से दिल्ली मंगवा लिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को आर्ट आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये क्या किए थे, दो अशोकन पिलर को दो अलग अलग जगहों से मंगवा करके क्या किए थे, दिल्ली में सेटअप करवा लिए थे। कहाँ कहाँ से, तोपरा जो कि अभी प्रेजेंट अंबाला में पड़ता है, एक वहाँ से मंगवाए थे, दूसरा मेरठ से मंगवा करके दिल्ली में सेटअप करवाए थे, देखो फिरोज तुगलक, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट वाज दरुल शफा इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा जो दरुल शफा इस्टेब्लिश किया गया था वो क्या था। देखो, फिरोज तुगलक जैसा कि हमने देखा, ये क्रूर थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बट वेलफेयर स्कीम्स ये बहुत ज़्यादा लाए थे, ठीक है, वेलफेयर स्कीम में बहुत ज़्यादा लॉन्च किए थे। तो दरुल शफा भी एक वेलफेयर स्कीम था, इसका मतलब क्या था, फ्री हॉस्पिटल, जिसके पास पैसे वगैरह ना हो वो यहाँ पे जाकर के अपना इलाज करवा सकता था। तो दरुल शफा का मतलब फ्री हॉस्पिटल, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, फिरोज तुगलक द्वारा, ठीक है। देखो, फ्री हॉस्पिटल, ठीक। चलिए, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ लिया, एक साइड रूलर है, दूसरे साइड स्टेट, एक एक करके देखते हैं। राणा हमीर मेवाड़, सही है, राणा हमीर मेवाड़ के रूलर थे। राणा चुंदा मारवाड़, हाँ, राणा चुंदा मारवाड़ के रूलर थे। मलिक रजा फरूकी खंडेश, हाँ। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, मालवा नहीं, देखो ये गलत हो गया, क्यों, मलिक सरवर ख्वाजा ये मालवा के नहीं बल्कि जौनपुर सल्तनत के रूलर थे। कहाँ के, जौनपुर सल्तनत के रूलर थे, ठीक है। और मालवा के रूलर कौन थे, बताइए, मालवा के रूलर दिलवर खान, दिलवर खान जी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जौनपुर सल्तनत के रूलर थे, और मालवा का कौन था, दिलवर खान थे, ठीक है। चलिए, देखो नेक्स्ट हमारा आ गया लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वाज ऑफ अफगान ओरिजिन, कह रहा है इनमें से कौन सा किस सल्तनत के रूलर अफगान ओरिजिन के थे। तो लोधी एकमात्र डायनेस्टी थी जिसके रूलर्स कहाँ से थे, अफगान से थे। ये जो बाकी तीन हैं इनके रूलर्स कहाँ से थे, टर्किश, इनके रूलर टर्किश थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खलजी तुगलक और सैयद के रूलर्स कहाँ से थे, टर्किश से थे, और लोधी अफगान से, ठीक है। चलिए, विच मेडुअल सुल्तान हैज़ क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट कैपिटल ऑफ सुल्तान। ये कह रहा है किस मेडुअल सुल्तान ने आगरा सिटी का फाउंडेशन किया था और इसको फिर कैपिटल भी बना दिया था। तो सिकंदर लोधी ने आगरा का फाउंडर थे, मतलब कि आगरा सिटी के फाउंडर कौन थे, सिकंदर लोधी, इन्होंने ही आगरा सिटी का फाउंडेशन किया था और ये फिर उसको कैपिटल भी बना दिए थे, ठीक है, सिकंदर। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज पोयम विथ पेन नेम गुलरुखी, कौन पोयम वगैरह लिखता था और कौन पोयम्स वगैरह लिखने में अपना पेन नेम गुलरुखी इस्तेमाल किया करता था। तो सिकंदर लोधी ही बहुत मतलब ये पोयम वगैरह काफ़ी अच्छा लिखते थे, पोइट्री काफ़ी अच्छा करते थे, और ये अपना पेन नेम क्या लिखते थे, गुलरुखी लिखते थे, ठीक है। देखो सिकंदर लोधी, ध्यान रखिएगा। आगरा सिटी फाउंडेड बाई, फिर से वही पूछ लिया, आगरा सिटी किसके द्वारा फाउंड किया गया है, सिकंदर लोधी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जल्द से जल्द हमारे चैनल पे आएगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और जल्दी जल्दी आप हर सब्जेक्ट की रिवीजन कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।